यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रेडियो भुवनेश्वर पर। ब्रिटेन पर बकाया भारत के 14 लाख करोड़ रुपए। विश्व युद्ध का ये कर्ज क्यों नहीं मांगता भारत? सुनते हैं इसी मुद्दे पर वरिष्ठ रेडियो पत्रकार राम यादव की एक रिपोर्ट। कोहिनूर हीरे को न तो किसी ने कभी बेचा और न किसी ने कभी खरीदा है, इसलिए उसकी कीमत कोई नहीं जानता। भारत के अलावा ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी उसके दावेदार हैं। ब्रिटेन के जिस शाही ताज में वह जड़ा हुआ है, उसमें 2800 और भी कई हीरे लगे हैं। पूरे ताज की कीमत 10 अरब से 13 अरब डॉलर के बीच आंकी जाती है। जुलाई 2010 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन जब भारत में थे, तब कोहिनूर हीरे को लौटाने के बारे में उन्होंने कहा, हम किसी एक चीज को लेकर यदि हाँ कह देंगे, तब तो एक दिन पूरा ब्रिटिश म्यूजियम ही खाली हो जाएगा। इस बीच भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का भी कहना है कि कोहिनूर हीरा भारत से किसी ने छीना या चुराया नहीं था, बल्कि 1849 में लॉर्ड डलहौजी के साथ एक संधि के अधीन लाहौर के महाराजा दिलीप सिंह ने उसे ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भेंट किया था। स्पष्ट है कि किसी को भेंट या उपहार में दी गई चीज वापस नहीं मांगी जाती, पर यदि किसी ने आपसे कर्ज या उधार लिया हो और वह रकम करोड़ों अरबों में जाती हो, तब तो उसे लौटाने की मांग होनी ही चाहिए। किंतु अब तक के दोनों विश्व युद्ध लड़ने के लिए ब्रिटेन ने गुलाम भारत से जो भारी रकमें उधार ली, उन्हें लौटाने की मांग भारत की दानवीर सरकारों ने शायद ही कभी की। यह मांग वे लोग भी नहीं करते जो विदेशी बैंकों में जमा कथित काले धन को वापस लाने की रात दिन गुहार लगाते हैं। ब्रिटेन आज भी भारत का बहुत बड़ा कर्जदार है। शुरुआत हुई एक सदी पहले जुलाई 1914 से नवंबर 1918 तक चले प्रथम विश्व युद्ध के समय। उसे आधुनिक इतिहास का पहला वैश्विक महाभारत भी कहा जा सकता है। युद्ध में यूरोप के दो शक्तिशाली साम्राज्यवादी गुट आमने सामने थे। एक तरफ था 1909 के एक समझौते से बना ज़ारशाही रूस, फ्रांस और ब्रिटेन का फ्रांसीसी नाम अंतौत कहलाने वाला मित्र राष्ट्र गुट। इसे मित्र राष्ट्र तिकड़ी, अंग्रेजी में ट्रिपल अंतौत भी कहा जाता था। दूसरी तरफ था जर्मन साम्राज्य, ऑस्ट्रियाई हंगेरियाई संयुक्त साम्राज्य और राजशाही इटली को लेकर बना त्रिकूट, जिसे मध्यवर्ती शक्तियां, अंग्रेजी में सेंट्रल पावर्स कहा जाता था। बाद में तुर्की का तत्कालीन उस्मानी साम्राज्य भी इस गुट में शामिल हो गया। इन साम्राज्यों ने अपने अपने कब्जे वाले उपनिवेशों को भी युद्ध में घसीटा। प्रथम विश्व युद्ध ने दुनिया में करीब 1 करोड़ 70 लाख लोगों की बलि ली थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश ही नहीं, श्रीलंका और म्यांमार, जिसे बर्मा कहा जाता था, वे भी ब्रिटिश भारत का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन सेना में भर्ती के लिए अंग्रेजों की पहली पसंद उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत के सिख, मुसलमान और हिंदू क्षत्रिय थे। लगभग 15 लाख ऐसे ही लोग सेना में भर्ती किए गए। अगस्त 1914 और दिसंबर 1919 के बीच उनमें से करीब 6 लाख लड़ने भिड़ने के लिए और लगभग 4.25 लाख दूसरे कामों के लिए अन्य देशों में भेजे गए। एशिया, अफ्रीका और यूरोप के विभिन्न मोर्चों पर कुल मिलाकर 8 लाख भारतीय सैनिक जी जान से लड़े। 74,187 मृत या लापता घोषित किए गए और करीब 70,000 घायल हुए। इस लड़ाई में भारत का योगदान सैनिकों और असैनिक कर्मियों तक ही सीमित नहीं था। भारतीय जनता के पैसे से 1,70,000 पशु और 3,70,000 टन के बराबर रसद सामग्री भी विभिन्न मोर्चों पर भेजी गई। गुलाम भारत की अंग्रेज सरकार ने लंदन की सरकार को 10 करोड़ पाउंड अलग से दिए। भारत की गरीब जनता का ये पैसा ब्रिटेन ने कभी लौटाया नहीं। मिलने के नाम पर पैदल सैनिकों यानी इन्फेंट्री के भारतीय सैनिकों को 11 रुपए मासिक वेतन मिलता था। 13,000 भारतीय सैनिकों को बहादुरी के पदक मिले और केवल 12 को उस समय का विक्टोरिया क्रॉस। इस प्रथम विश्व युद्ध में लड़े किसी भी भारतीय को कोई ऊंचा अफसर नहीं बनाया गया।
न ही कभी यह माना गया कि भारतीय सैनिकों के बलिदान के बिना मानव इतिहास के उस पहले विश्व युद्ध में ब्रिटेन की हालत बड़ी खस्ता हो जाती। ये वे भारतीय थे जिन्हें किसी युद्ध में पहली बार इस्तेमाल हो रही भारी तोपों, टैंकों और जहरीली गैसों का सामना करने की ट्रेनिंग तक नहीं मिली थी। उनकी पोशाकें भी हड्डियां जमा देने वाली यूरोप की बर्फीली ठंड लायक नहीं थी। लड़ते मरते वे थे, नाम होता था अंग्रेजों का। ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस ने उस समय के अपने अपने उपनिवेशों के जितने भी सैनिक युद्ध में झोंके थे, उनमें ब्रिटेन के भारतीय सैनिकों की संख्या सबसे अधिक थी। भारतीयों ने ही फ्रांस में लड़े गए 1/3 मोर्चे संभाले। महात्मा गांधी प्रथम विश्व युद्ध के समय पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कोई आंदोलन छेड़कर ब्रिटिश सरकार को परेशानी में नहीं डालना चाहते थे। वे मान रहे थे कि संकट के इस समय में ब्रिटेन के साथ सहयोग भारत में स्वराज का इंतजार कम कर देगा। हुआ इसका उल्टा। लंदन में ब्रिटिश मंत्रिमंडल की बैठकों में यहाँ तक कहा गया कि भारत को अपना शासन आप चलाने लायक बनने में अभी 500 साल लगेंगे। भारत से लिए गए उधार को लौटाने की बात भी बड़े आराम से भुला दी गई। 1914 के प्रथम विश्व युद्ध के समय 1 पाउंड की क्रय शक्ति आज एक सदी बाद 110 पाउंड के बराबर है। यानी 1914 में भारत की उपनिवेशी सरकार ने ब्रिटिश सरकार को जो 10 करोड़ पाउंड दिए थे, वे तब से अब तक ब्रिटेन में 4.6% की वार्षिक औसत महंगाई दर को देखते हुए आज 110 अरब पाउंड के बराबर हुए। 1 पाउंड इस समय 102 रुपए के बराबर है। यानी 1914 के 10 करोड़ पाउंड अब 11,220 अरब रुपयों के बराबर हैं। इसमें कोई ब्याज शामिल नहीं है। पहले विश्व युद्ध के अंत के मुश्किल से 11 साल बाद ही जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने 1 सितंबर 1939 की सुबह पोलैंड पर अचानक हमला कर दिया और इस तरह दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। 2 ही दिन बाद 3 सितंबर को दिन में 11 बजे ब्रिटेन ने और शाम 5 बजे फ्रांस ने भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। दोनों देश पोलैंड की स्वतंत्रता के संरक्षक थे। इसी दिन भारत की ब्रिटिश सरकार की ओर से वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारत के नेताओं और देश की जनता को बताया कि भारत भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की स्थिति में है। उसे ब्रिटेन के हाथ मजबूत करने होंगे। इस बार कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने तो ब्रिटेन का साथ नहीं दिया, पर मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना ने कहा कि वे इस शर्त पर ब्रिटेन का साथ देंगे कि उन्हें पाकिस्तान जरूर मिलेगा। सभी जानते हैं कि 1947 में भारत का बंटवारा हुआ और जिन्ना को उनका पाकिस्तान मिला। ब्रिटेन का साथ नहीं देने की नेहरू गांधी की नीति के बावजूद इस बार भारत के 25 लाख से अधिक लोग ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर द्वितीय विश्व युद्ध के एशियाई, यूरोपीय और अफ्रीकी मोर्चों पर लड़े। इस बार जर्मनी, जापान और इटली का एक गुट था, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका का दूसरा गुट। यूरोप में मई और एशिया में अगस्त 1945 तक चले इस दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी भारतीय सैनिकों की संख्या ब्रिटेन के सभी मित्र राष्ट्रों के उन सैनिकों की तुलना में सबसे अधिक रही जो उनके उपनिवेशों से आए थे। युद्ध का अंत होने तक 24,348 भारतीय सैनिक अपने प्राण गंवा चुके थे। 64,354 घायल हुए और 11,754 का कोई पता नहीं चला। इस बार भी इन सैनिकों के खाने पीने, अस्त्र शस्त्र और लड़ने का सारा खर्च गुलाम भारत के करदाताओं को उठाना पड़ा। युद्ध के समय ब्रिटिश मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग के कुल भंडार का 1/3 भारत के पास हुआ करता था। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ में छपी एक रिपोर्ट बताती है कि युद्ध का अंत होते होते ब्रिटेन पर कुल 3 अरब पाउंड स्टर्लिंग का जो कर्ज चढ़ गया था, उसमें से 1 अरब 24 करोड़ पाउंड भारत से आया था। आज के हिसाब से देखा जाए तो यह आंकड़ा 150 अरब पाउंड स्टर्लिंग यानी 14 लाख करोड़ रुपए से अधिक होगा। ब्रिटेन ने भारत से दोनों विश्व युद्धों के समय जो ऋण लिए, उन्हें यदि वह
तब से अब तक की औसत वार्षिक महंगाई दर पर ही लौटाए, जो स्वयं ब्रिटेन में 4.67% बताई जाती है और कोई ब्याज नहीं दे तब भी उसे कुल मिलाकर 260 अरब पाउंड लौटाने होंगे। यह अलग बात है कि भारत न इसे मांग रहा है और न ब्रिटेन इसे देना चाहता है। उल्लेखनीय है कि अब तक के दोनों विश्व युद्धों के बाद ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और सोवियत रूस जैसे विजेता देशों ने जर्मनी, इटली या जापान जैसे पराजित देशों से युद्ध में हुए अपने नुकसान की क्षतिपूर्ति वसूली है। ग्रीस और पोलैंड इस बीच जर्मनी से नई क्षतिपूर्ति मांग रहे हैं। उदाहरण के लिए ग्रीस का कहना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी ने उसके राष्ट्रीय बैंक से जबरदस्ती जो उधार लिया था उसे आज तक लौटाया नहीं है। इस उधार को वहां का वित्त मंत्रालय अब 279 अरब यूरो के बराबर बताता है। जर्मनी यह कहकर आनाकानी कर रहा है कि अक्टूबर 1990 में जब विभाजित जर्मनी का एकीकरण हुआ था तब ग्रीस ने ऐसी कोई मांग किए बिना जर्मनी के एकीकरण को स्वीकार कर लिया था। ब्रिटेन कह सकता है कि भारत ने भी सत्ता हस्तांतरण के समय यानी आजादी के समय या बाद में पिछले ऋण लौटाने की मांग नहीं की थी।